जो मनोविज्ञान की किताब कुलदीप सारस्वत की थी, तो उसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो टॉपिक डिस्कशन हुआ था, अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं, जिसमें आप लोगों ने अधिगम का अर्थ जाना, अधिगम की विशेषताएं जानी, परिभाषाएं जानी, अधिगम के नियम जाने, मुख्य नियम और गौड़ नियम, अधिगम के सिद्धांत भी जाने आपने थोड़े बहुत। कौन किसने दिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत एडवर्ड थार्नडाइक का, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जर्मनी के गेस्टाल्टवादी कोहलरना, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलव ने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने। तो ये इतने जो हैं पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक्सप्लेन उनका सुना था। अब जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए, गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकार या समग्र, पूर्ण आकार या समग्र। गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय 1920 में मैक्स वर्दीमर के प्रयासों से हुआ। गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय जो है 1920 में मैक्स वर्दीमर के प्रयासों से हुआ। लोबन कोहलर और कोफा द्वारा 1925 में दिया गया सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांत कहलाया। गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पूर्ण आकार या समग्र। गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय 1920 में मैक्स वर्दीमर के प्रयासों से हुआ। लोबन कोहलर और कोफा द्वारा 1925 में दिया गया सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांत कहलाया। देखिए, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। प्रयोग के आधार पर बताया कि एक प्राणी में सूझ से चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है, सूझ से, और संपूर्ण परिस्थिति को समझते हुए वह सफलता प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण परिस्थिति को समझते हुए सफलता प्राप्त कर लेता है। समस्या समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता। समस्या समाधान जो है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता है, बल्कि उद्दीपकों के बीच अचानक पैदा होने वाली समस्या होता है। समस्या समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता है, बल्कि उद्दीपकों के बीच अचानक पैदा होने वाली समस्या होता है। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि का अर्थ किसी समस्या के समाधान को अचानक प्राप्त कर लेना होता है। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि का अर्थ जो होता है किसी समस्या के समाधान को अचानक प्राप्त कर लेना होता है, जिससे एक ऐसी क्रिया आरंभ हो जाती है जो परिस्थिति के अनुसार चलते हुए समस्या का समाधान प्राप्त कर लेना होता है। जिससे एक ऐसी क्रिया प्रारंभ हो जाती है जो परिस्थिति के अनुसार चलते हुए समस्या का समाधान प्राप्त करने में सहयोग करती है। परिस्थिति के अनुसार चलते हुए समस्या का समाधान प्राप्त कर लेना होता है, जिससे एक ऐसी क्रिया आरंभ हो जाती है जो परिस्थिति के अनुसार चलते हुए समस्या का समाधान प्राप्त करने में सहयोग करती है।
शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इसका जो गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसका जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है? देखिए, छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, वे प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखते हैं। लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, वो सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा ही सीखते हैं। जो छोटे बच्चे जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, वो प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखते हैं। लेकिन जो किशोर होते हैं, वो बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, वो सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर इसी सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर इसी सिद्धांत पर आधारित है, गेस्टाल्ट सिद्धांत पर। और पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। मतलब पाठ्यक्रम निर्माण करोगे तो इसी के सिद्धांत पर। किसके? कि छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, वो प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखते हैं। लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, वो सूझ में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखते हैं। आगे क्या है, अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को समस्या का पूरा ज्ञान कराएं। यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण होगा तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो सकेगी। समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण होगा तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो सकेगी। इस सिद्धांत के द्वारा सीखने से बालक की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। इस सिद्धांत के द्वारा सीखने से जो है बालक की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने व सिखाने के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीकों से सीखने का खंडन करता है तथा तार्किक तरीकों से सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीकों से सीखने का खंडन करता है तथा तार्किक तरीकों से सीखने पर बल देता है। अच्छा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताइए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताइए। देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो नेक्स्ट सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक जो हैं अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं। 1977 में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी आई। समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा 1977 में समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। अच्छा, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया 4 बताई गई है: अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतीकरण और पुनर्बलन। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया जो है, उसके 4 बताए। अवधान पहले आएगा, फिर उसको आप धारण करोगे, फिर पुनः प्रस्तुतीकरण करोगे, फिर उसका पुनर्बलन मिलेगा। कुलदीप सारस्वत के अनुसार, जिनकी ये किताब है, वो कहते हैं कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। बहुत अच्छी सिंपल परिभाषा दे दी। जिसे देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है, उसे प्रतिमान या मॉडल कहते हैं। मतलब जिसे देखकर बालक व्यवहार वैसा करने की कोशिश करता है, उसको जिसे देखकर व्यवहार करने लगे, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिमान, मॉडल कहते हैं। शैक्षिक महत्व इसका क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। बालक के व्यक्तिगत निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। छोटे बालक सही व गलत व्यवहार में अंतर करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। यही कारण है कि वो गलत व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं।
अतः बालक के सामने सही व्यवहार वाले प्रतिमान को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। कक्षा कक्ष परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव ही आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान प्रस्तुत करने चाहिए। शैक्षिक महत्व के अगर इसका देखें तो ये होता है कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। छोटे बालक सही व गलत व्यवहार में अंतर करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। यही कारण है कि वो गलत व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं। अतः बालक के सामने सही व्यवहार वाले प्रतिमान को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। कक्षा कक्ष परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव ही आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए। अच्छा, अधिगम का तरल रूप सिद्धांत, कर्ट लेविन थ्योरी जिसको बोलते हैं, कुर्ट लेविन थ्योरी, KURT। ये तो गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देखा। अगला है अधिगम का तलरूप सिद्धांत यानी कुर्ट लेविन, KURT, कुर्ट लेविन या लेवियान, लेवी थ्योरी। देखिए, यह कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम व्यक्ति व वातावरण का प्रतिफल है। तलरूप सिद्धांत का मुख्य आधार है व्यक्ति, वातावरण, बाधाओं पर विजय और उद्देश्य प्राप्ति। व्यक्ति, वातावरण, बाधाओं पर विजय और उद्देश्य प्राप्ति। लेविन ने कहा कि प्राणी के व्यवहार को समझने के लिए प्राणी की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित मानचित्र में निर्धारित करने एवं प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। यह कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम व्यक्ति व वातावरण का प्रतिफल है। तलरूप सिद्धांत का मुख्य आधार है व्यक्ति, वातावरण, बाधाओं पर विजय और उद्देश्य प्राप्ति। लेविन ने कहा कि प्राणी के व्यवहार को समझने के लिए प्राणी की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित मानचित्र में निर्धारित करने एवं प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। अगला सिद्धांत है टॉलमेन का चिन्ह सिद्धांत, साइन थ्योरी ऑफ टॉलीमैन। टॉलमेन ने अपने सिद्धांत में ज्ञानात्मक व्यवहार को महत्व दिया है। किसको? ज्ञानात्मक व्यवहार को महत्व दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन पशुओं तथा मनुष्यों के उद्देश्यपूर्ण व्यवहार प्रेरक युद्ध की ओर तथा कुछ निबंधों में किया है। टॉलमेन व्यवहारवादी था। उसने सिद्ध किया कि संज्ञानात्मक रचना सीखने में महत्वपूर्ण होती है। टॉलमेन जो है व्यवहारवादी था। उसने सिद्ध किया कि संज्ञानात्मक रचना सीखने में महत्वपूर्ण होती है, जिसमें चिन्ह व लक्ष्यों का निवेश होता है। अधिगमकर्ता अनुक्रियाओं का अधिगम उद्दीपनों के प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में करता है। अधिगमकर्ता अनुक्रियाओं का अधिगम उद्दीपनों के प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में करता है। व्यवहार का परिणाम उद्देश्य पूर्ति होता है। टॉलमेन के अनुसार बालक चिन्हों के माध्यम से सीखता है और उन्होंने वातावरणीय उद्दीपकों को चिन्ह नाम दिया है। टॉलमेन साहब का वो था कि बालक चिन्हों के माध्यम से सीखता है और ये जो चिन्हों को उन्होंने वातावरणीय उद्दीपकों को चिन्ह नाम दिया है। तो ये तो कौन सी थ्योरी हुई? टॉलमेन का चिन्ह सिद्धांत यानी साइन थ्योरी ऑफ टॉलमेन। अगला सिद्धांत है संरचनात्मक या निर्मितवाद। संरचनात्मक या निर्मितवाद। देखिए, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म बर्नर। देखिए, संरचनात्मक शब्द से तात्पर्य है ज्ञान की संरचना। संरचनात्मक से क्या तात्पर्य है? देखिए, संरचनात्मक शब्द से तात्पर्य है ज्ञान की संरचना। निर्मितवाद शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। निर्मितवाद शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। ब्रूनर का मानना है कि बालकों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए
ताकि उनकी विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो सके। संरचनात्मक शब्द से तात्पर्य है ज्ञान की संरचना। निर्मितवाद शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। ब्रूनर का मानना है कि बालकों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि उनकी विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो सके। ब्रूनर का मानना है कि जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए उसकी मूल प्रकृति व सिद्धांतों से बालकों को अवगत कराया जाए। ये संरचनात्मकता या निर्मितवाद सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। ब्रूनर साहब ने जिस दिया था, ब्रूनर साहब ने माना कि बालकों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि उनकी विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो सके। संरचनात्मक सिद्धांत या निर्मितवाद जिसका नाम है उसके अंतर्गत ब्रूनर का मानना है कि जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए उसकी मूल प्रकृति व सिद्धांतों से बालकों को अवगत कराया जाए, क्योंकि ऐसा करने से विषय वस्तु को समझना आसान हो जाता है। विषय वस्तु को समझना आसान हो जाता है। बालक रुचि के साथ अधिगम करता है। बालक रुचि के साथ अधिगम करता है। ऐसा ज्ञान स्थायी होता है। विषय वस्तु को समझना आसान हो जाता है। बालक रुचि के साथ अधिगम करता है। ऐसा ज्ञान स्थायी होता है। ऐसा ज्ञान अधिगम स्थानांतरण में सहायक होता है। ऐसा ज्ञान अधिगम स्थानांतरण में सहायक होता है। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित क्रिया है। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित क्रिया है। इसमें बालक स्वयं ज्ञान का सृजन करते हैं। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाता है। निर्मितवाद पूर्व ज्ञान के अनुभव पर बल देता है या छात्रों की सक्रियता पर बल देता है। इसमें बालकों के ज्ञान की पर्याप्तता की भी जांच की जाती है। यह अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है या बालकों के उत्तरदायित्व व जिम्मेदारी की धारणा का विकास करता है। यह आपसी अंतरक्रिया और साझेदारी पर बल देता है। यह आपसी अंतरक्रिया और साझेदारी पर बल देता है। शिक्षक छात्रों के समक्ष चुनौतीपूर्ण अवसर अथवा परिस्थितियां उत्पन्न करता है। शिक्षक द्वारा छात्रों के समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय से संबंधित समस्या दी जाती है। समूह को छात्र आपस में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं तथा नवीन ज्ञान व पूर्व ज्ञान की अंतरक्रिया करते हुए समस्या का समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं। शिक्षक की भूमिका निर्देशक या मार्गदर्शन या सुविधा प्रदाता की होती है। संरचनात्मक या निर्मितवाद में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? निर्देशक या मार्गदर्शन या सुविधा प्रदाता की होती है। देखिए, संज्ञानात्मक निर्मितवाद जो है जीन पियाजे ने दिया, सामाजिक निर्मितवाद वेगोटस्की ने दिया और त्रिज्यायी निर्मितवाद जेरोम ब्रूनर ने दिया। संज्ञानात्मक निर्मितवाद जीन पियाजे ने दिया, सामाजिक निर्मितवाद वेगोटस्की ने दिया, त्रिज्यायी निर्मितवाद जेरोम ब्रूनर ने दिया। त्रिज्यीय निर्मितवाद का मानना है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है। यह ज्ञान जो जेरोम ब्रूनर साहब ने सिद्धांत दिया ना, त्रिज्यायी निर्मितवाद, तो त्रिज्यायी निर्मितवाद का मानना है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है। यह ज्ञान उसे विशिष्ट वातावरण अथवा परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है। यह ज्ञान उसे विशिष्ट वातावरण अथवा परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है। अगला है सिद्धांत गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत, रिप्लेसमेंट थ्योरी ऑफ गुथरी, GUTHARY। देखिए, गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत जो है, इसके अनुसार अधिगम जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे अथवा प्रतिस्थापित क्षेत्रों की ओर विस्तारित करने की क्रिया है। जैसे अगर तुमसे पूछे जो गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत से इतना समझिएगा कि अधिगम जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे अथवा प्रतिस्थापित क्षेत्र की ओर विस्तारित करने की क्रिया ही अधिगम है। ये गुथरी का सिद्धांत कहता है। अच्छा, कार्ल रोजर्स का अनुभव
जन्य सिद्धांत। कार्ल रोजर्स का अनुभव जन्य सिद्धांत क्या कहता है? एक्सपीरियंस थ्योरी ऑफ कार्ल रोजर्स। देखिए, अनुभव जन्य सिद्धांत अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। कार्ल रोजर्स का जो अनुभवजन्य सिद्धांत है, इसका मानना है कि अध्यापकों को बालकों पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ाना है आदि बातों को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम करने देना चाहिए। अगला है आसुबेल का अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी ऑफ आसुबेल, ASUBEL। देखिए, जेरोम ब्रूनर और आसुबेल दोनों के सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर और आसुबेल दोनों के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोनों के सिद्धांत काफी समान हैं। दोनों के सिद्धांत अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। ब्रूनर और आसुबेल के सिद्धांतों में एक अंतर यह भी है कि जो ब्रूनर जहां मानता है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम आगमनात्मक तरीके से करता है, वहीं आसुबेल मानता है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम निगमनात्मक तरीके से करता है। वहीं आसुबेल जो है मानता है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम निगमनात्मक तरीके से करता है। अधिगम के सिद्धांतों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सिद्धांतों को निम्न भागों में सहचार्य, पहला प्रकार भाग ये होगा सहचार्य परिधीय व्यवहारात्मक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत केंद्रीय क्षेत्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत। तीसरा अन्य सिद्धांत। तीन प्रकार के सिद्धांतों में बांटा जा सकता है। सहचर्य या परिधीय व्यवहारात्मक सिद्धांत, केंद्रीय क्षेत्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत और तीसरा है अन्य सिद्धांत। सहचार्य परिधीय व्यवहारात्मक सिद्धांत में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आता है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत आता है, पुनर्वलन का सिद्धांत आता है, प्रतिस्थापन सिद्धांत लूथर गुलिक का आता है। तो ये 5 सिद्धांत जो हैं सहचार्य परिधीय व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। कौन कौन? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन सिद्धांत लूथर गुलिक कहते हैं जिसे। केंद्रीय क्षेत्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत दूसरा जो प्रकार है, उसके अंतर्गत गेस्टाल्ट सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत जिसको कुर्ट लेविन कहते हैं, क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन वाला, और चिन्ह सिद्धांत आता है। केंद्रीय क्षेत्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत में गेस्टाल्ट सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन वाला और चिन्ह सिद्धांत। अन्य सिद्धांत में जैसे ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, आसुबेल का अधिगम सिद्धांत, कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत। तो ये अधिगम के सिद्धांत को इन भागों में बांटा गया। फिर एक बार देख ले, 3 प्रकार के सहचार्य परिधीय व्यवहारात्मक सिद्धांत में 5 आते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन सिद्धांत लूथर गुलिक। केंद्रीय क्षेत्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत में गेस्टाल्ट सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन, चिन्ह सिद्धांत। अन्य सिद्धांत में ब्रूनर या संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, आसुबेल का अधिगम सिद्धांत, कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत, मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत। अब आता है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण। देखिए, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो इस अधिगम को स्थानांतरण कहते हैं। सिम्पसन ब्लेयर जोन्स, ये विद्वान है सिम्पसन ब्लेयर जोन्स जो हैं, इन्होंने अधिगम के स्थानांतरण के बारे में कहा है कि जब पहले के सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन या सीखने पर पड़ता है तो सीखने का अंतरण कहलाता है। जब पहले के सीखने का प्रभाव
किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन या सीखने पर पड़ता है तो सीखने का अंतरण कहलाता है। सिम्पसन ब्लेयर जोन्स का जब ये मानना था कि जब पहले के सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन या सीखने पर पड़ता है तो सीखने का अंतरण कहलाता है, तो वहीं विकेटर एक विद्वान है। विकेटर साहब कहते थे कि प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का या किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के अधिगम पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। सिम्पसन ब्लेयर जोन्स कहते हैं कि जब पहले के सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन या सीखने पर पड़ता है तो सीखने का अंतरण कहलाता है, जबकि विकेटर कहते हैं कि प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के अधिगम पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। कॉलेसनिक कहते हैं कि अधिगम अंतरण पहली उपस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोगिता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग है। कॉलेसनिक कहते हैं कि अधिगम अंतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोगिता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग है। अधिगम अंतरण क्या है? कॉलसैनिक मानते हैं कि पहली परिस्थिति में जो प्राप्त ज्ञान हुआ है उसकी अभियोगिता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। पहली परिस्थिति में जो ज्ञान, अभियोगिता और कौशल मिला है उसको दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ही कॉलसैनिक थी। तो ये तो सिम्पसन ब्लेयर जोन्स और विकेटर कॉलसैनिक का विचार है। अब है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। प्रकार 3 होते हैं: सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण में जैसे जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तो उसे सकारात्मक, धनात्मक, अनुकूलित स्थानांतरण कहते हैं। सकारात्मक, धनात्मक, अनुकूलित जब लाभ होता है, जैसे साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल चलाने में आसानी हो जाती है, ये है सकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में बाधक होता है तो उसे नकारात्मक, ऋणात्मक व प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। नकारात्मक, ऋणात्मक व प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कला विषय के विद्यार्थी को विज्ञान विषय पढ़ने में बाधा होता है। तीसरा, शून्य स्थानांतरण। जब एक स्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में ना तो सहायक होता है और न बाधक होता है तो इसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में बैटिंग का ज्ञान बॉलिंग में सहायक नहीं होता है। क्रिकेट मैच में बैटिंग का ज्ञान बॉलिंग में ना तो सहायक होता है ना बाधक होता है। तो ये अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हुए 3। अगली हेडिंग है अधिगम अंतरण के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है समरूप तत्व का सिद्धांत। समरूप तत्व का सिद्धांत जिसे प्रतिपादित किया है थॉर्नडाइक ने। रूगर एवं सोरेनसन, ट्रैक्टर चलाने वाला बस आसानी से चला सकता है, लैटिन सीखने वाला अंग्रेजी सरलता से सीख लेता है। ये रूगर एवं सोरेनसन समरूप तत्व का सिद्धांत होता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, प्रतिपादक इसके चार्ल्स जड़ हैं। चार्ल्स जड़। पहला सिद्धांत तो समरूप तत्व का सिद्धांत था जिसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। सामान्यीकरण का सिद्धांत जिसके प्रतिपादक चार्ल्स जड़ हैं। देखिए, किसी शिक्षक ने यदि कम संख्या वाले छात्रों की क्लास पढ़ाई हो तो बड़ी कक्षा में जाने पर घबराहट होती है, वही बड़ी क्लास को पढ़ा लेने पर दूसरी बड़ी क्लास में जाने पर घबराहट नहीं होती। ये सामान्यीकरण का सिद्धांत होता है। प्रतिपादक चार्ल्स जड़ है। किसी शिक्षक ने यदि कम संख्या वाले छात्रों की क्लास पढ़ाई हो तो बड़ी कक्षा में जाने पर घबराहट होती है, वहीं बड़ी क्लास को पढ़ा लेने पर दूसरी बड़ी क्लास में जाने पर घबराहट नहीं होती। ये सामान्यीकरण का सिद्धांत है। दो तत्व का सिद्धांत, प्रतिपादक स्पीयरमैन है। दो तत्व का सिद्धांत जो है इसको प्रतिपादक स्पीयरमैन है। तो दो तत्व के सिद्धांत में प्रतिपादक स्पीयरमैन है।
तो इस दो तत्व सिद्धांत के अनुसार यानी स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट तत्व के प्रशिक्षण का सामान्य तत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता। विशिष्ट तत्व के प्रशिक्षण का सामान्य तत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह है दो तत्व का सिद्धांत या प्रतिपादक स्पीयरमैन। तो अधिगम अंतरण सिद्धांत के अंतर्गत समरूप तत्व का सिद्धांत प्रतिपादक थार्नडाइक। ट्रैक्टर चलाने वाला बस आसानी से चला सकता है। लैटिन सीखने वाला अंग्रेजी सरलता से सीख सकता है। दूसरा सिद्धांत देखा सामान्यीकरण का सिद्धांत प्रतिपादक चार्ल्स जड़। इसमें आप लोगों ने देखा किसी शिक्षक ने यदि कम संख्या वाले छात्रों की क्लास पढ़ाई हो तो बड़ी कक्षा में जाने पर घबराहट होती है, वहीं बड़ी क्लास को पढ़ा लेने पर दूसरी बड़ी क्लास में जाने पर घबराहट नहीं होती। दो तत्व का सिद्धांत तीसरा देखा प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। विशिष्ट तत्व के प्रशिक्षण का सामान्य तत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा सिद्धांत है समग्रता का सिद्धांत। समग्रता का सिद्धांत प्रतिपादक कोहलर है। इसके समग्रता सिद्धांत में प्रतिपादक कौन है? कोहलर। इसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं, समग्रता का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है मूल्यों का अभिज्ञान सिद्धांत प्रतिपादक बागले। मूल्यों का अभिज्ञान सिद्धांत प्रतिपादक बागले। अंतरण के लिए परिबोधन अति आवश्यक है। मूल्यों का अभिज्ञान सिद्धांत जो है प्रतिपादक बागले हैं। अंतरण के लिए परिबोधन अति आवश्यक है। ये मूल्यों का अभिज्ञान सिद्धांत यानी प्रतिपादक बागले कहते हैं। अच्छा, अगली हेडिंग दी गई है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम 8 प्रकार का होता है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा रॉबर्ट गेने ने अधिगम कितने प्रकार के बताए? तो 8 प्रकार के बताए। एक श्रेणी जैसी दी गई है। संकेत अधिगम निम्न श्रेणी का, जबकि समस्या समाधान अधिगम उच्च श्रेणी का होता है। देखिए, सबसे पहला एक श्रेणी जैसे त्रिभुजाकार बनी है। सबसे पहला अधिगम 8 प्रकार का है। उसमें पहला अधिगम है समस्या समाधान, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, बहुविभेद या विभेदीकरण अधिगम, शाब्दिक अधिगम या श्रृंखला अधिगम, उद्दीपनी अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम। नीचे से देखेंगे तो हो जाएगा संकेत अधिगम, उद्दीपनी अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेद या विभेदीकरण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान। और ऊपर से देखेंगे समस्या समाधान, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, बहुविभेद या विभेदीकरण अधिगम, शाब्दिक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपनी अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम। तो ये रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम 8 प्रकार का होता है। इसमें संकेत अधिगम निम्न श्रेणी का, जबकि समस्या समाधान अधिगम उच्च श्रेणी का होता है। मतलब ऊंचे से होगा। पहले समस्या समाधान करो, फिर सिद्धांत अधिगम, उससे जो समस्या समाधान हुई उससे अपना अर्जन करो कि कैसे हुई, फिर संप्रत्यय, वैसी ही समस्या दूसरी ढूंढो तो उससे वो करो, फिर विभेद, फिर कई तरीके की समस्या ढूंढो, फिर शाब्दिक अधिगम करो, फिर श्रृंखला अधिगम करो, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, फिर संकेत में ही तुम उसका निराकरण कर लिया करोगे। अगली हेडिंग है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में 3 प्रकार से बताए गए हैं जो अधिगम को प्रभावित कर लें। एक तो छात्र से संबंधित, दूसरा शिक्षक संबंधी कारक और तीसरा विषय वस्तु संबंधी कारक। छात्र से संबंधित कारक जो प्रभावित करते हैं अधिगम को वो 10 हैं। कौन कौन? सीखने की इच्छा शक्ति, तत्परता, शैक्षिक पृष्ठभूमि, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सीखने वाले की अभिवृत्ति, बुद्धि, परिपक्वता, अभ्यास, आयु, सीखने का समय व अवधि। ये 10 चीजें छात्र से संबंधित हैं। सीखने की इच्छा शक्ति, तत्परता, शैक्षिक पृष्ठभूमि, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सीखने वाले की अभिवृत्ति, बुद्धि, परिपक्वता, अभ्यास, आयु, सीखने का समय व अवधि। ये 10 कारक हैं, छात्र से संबंधित कारक हैं। सीखने की इच्छा शक्ति, तत्परता, शैक्षिक पृष्ठभूमि, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सीखने वाले की अभिवृत्ति, बुद्धि, परिपक्वता, अभ्यास, आयु, सीखने का समय व अवधि।
शिक्षक से संबंधी कारक 7 बताए गए हैं। शिक्षक से संबंधी कारक 7 बताए गए हैं। विषय वस्तु का ज्ञान, अनुभव, प्रस्तुतिकरण का ज्ञान, समय सारणी, शिक्षक का व्यक्तित्व, पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन, मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षक संबंधी कारक 7 बताए गए हैं। विषय वस्तु का ज्ञान, अनुभव, प्रस्तुतिकरण का ज्ञान, समय सारणी, शिक्षक का व्यक्तित्व, पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन, मनोविज्ञान का ज्ञान। अच्छा, विषय वस्तु संबंधी कारक क्या है? विषय वस्तु संबंधी कारक जो हैं अधिगम को जो प्रभावित करेंगे, पहला तो स्वरूप, दूसरा आकार, तीसरा क्रम, स्वरूप, आकार, क्रम, भाषा शैली, उद्देश्यपूर्णता और रुचि। ये 6 जो हैं विषय वस्तु संबंधी कारक हैं। स्वरूप, आकार, क्रम, भाषा शैली, उद्देश्यपूर्णता, रुचि। और शिक्षक संबंधी 7 हैं। विषय वस्तु का ज्ञान, अनुभव, प्रस्तुतिकरण का ज्ञान, समय सारणी, शिक्षक का व्यक्तित्व, पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन और मनोविज्ञान का ज्ञान। और छात्र से संबंधित 10 हमने बताए थे। सीखने की इच्छा शक्ति, तत्परता, शैक्षिक पृष्ठभूमि, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सीखने वाले की अभिवृत्ति, बुद्धि, परिपक्वता, अभ्यास, आयु, सीखने का समय व अवधि। तो ये तो लेसन हुआ। अब अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। 53वां पेज है। पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक का सबसे उपयुक्त उपागम है। तो वर्तमान समय में शिक्षक का सबसे उपयुक्त उपागम है सृजनवादी उपागम। सृजनवादी उपागम। दूसरा है, ज्ञान तो बालक के अंदर है, परंतु उसे बाहर निकालने का कार्य प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक को करना चाहिए। ये कथन सुकरात का है। ज्ञान तो बालक के अंदर है, परंतु उसे बाहर निकालने का कार्य प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक को करना चाहिए, ये सुकरात कहते थे। तीसरा क्वेश्चन है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्न में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? विकासात्मक त्रुटि करेंगे। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और उसी भाषा को दूसरा बच्चा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? विकासात्मक। चौथा क्वेश्चन है, किस दार्शनिक के अनुसार बालक का मन एक कोरी पट्टियों के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है? तो देखिए, जॉन लॉक साहब ने माना था कि बालक का जो मन होता है कोरी पट्टियां यानी स्लेट के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जॉन लॉक। पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। ये परिभाषा किसने दी शिक्षा की? शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। ये परिभाषा डगलस व हॉलैंड साहब ने दी। किसने दी? डगलस व हॉलैंड ने। डगलस व हॉलैंड ने दी। शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। छठवां है, किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जुंग की धारणाएं हैं? किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जुंग की धारणाएं हैं? तो इसका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का आधार जो है फ्रायड एवं जुंग की धारणाएं हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का आधार जो है फ्रायड एवं जुंग की धारणाएं हैं। सातवां क्वेश्चन है, किसने कहा कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? देखिए, वैलेंटाइन ने कहा था कि आनुवांशिक लक्षण जो हैं वो अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। वैलेंटाइन साहब ने कहा था। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन कहता है कि हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन कि यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया तो बालक शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीख पाएगा, किस शिक्षण सूत्र के बारे में है? हर्बर्ट स्पेंसर का जो कथन है, यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया तो बालक शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीख पाएगा, ये शिक्षण सूत्र था सरल से जटिल की ओर।
अगर जटिल से सरल की ओर सिखाओगे तो कुछ नहीं सीख पाएगा। सरल से जटिल की ओर नहीं अगर तुमने सिखाया, तो हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था, यदि ज्ञान प्रदान करने में इस क्रम का अनुसरण नहीं किया गया तो बालक शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं सीख पाएगा। अगला 9वां क्वेश्चन है, ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है करके सीखना। रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है ज्ञान? तो करके सीखना। अच्छा, फा एवं वा, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना अधिगम की किस समस्या से संबंधित? जैसे फा और वा में यहाँ अंतर न कर पाओ, मा एवं ना के अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाए, तो इस अधिगम की समस्या होती है अवधान केंद्रण की। किसकी? अवधान केंद्रण की। 11वां क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? अभ्यास पर निर्भर करती है या अभ्यास पर निर्भर करती है? अभ्यास की जो विशेषता है वो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। 12वां क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो कम मानसिक सक्रियता। अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी जो है कम मानसिक सक्रियता पाई जाती है। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो अनुकरण अधिगम अधिक प्रभावित करता है बालक को। ये 13वां क्वेश्चन। 14वां है, कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? कौन सा बालकों के अधिगम, कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। और 15वां और अंतिम क्वेश्चन है, कक्षा परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षण का कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? तो कक्षा परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सूत्र सम्मिलित होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये तो 5वां चैप्टर कंप्लीट हुआ अधिगम वाला। अब 6वां जो लेसन है बुद्धि, उसके बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियो।